हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने साइंस में आपको चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन कराया था, तीसरे चैप्टर का रिवीजन कराया था जिसका नाम था आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। किसी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिक्रिया के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। C+O2 = CO2, ये एक सिंपल सी रासायनिक अभिक्रिया मैंने लिखी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभिकारकों की संख्या, ये अभिकारक है कार्बन और ऑक्सीजन, अगर अभिकारकों की संख्या एक से ज़्यादा है तो दोनों अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अगर उत्पादों की संख्या भी एक से ज़्यादा है तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। दूसरी चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है कि जो अभिकारक होते हैं या इनको हम क्रियाकारक भी कहते हैं, ये अभिकारक या क्रियाकारक बाईं तरफ लिखे जाते हैं और फिर तीर का निशान लगाते हैं, और जो उत्पाद हैं उनको हम दाईं तरफ लिखते हैं। तो दाईं तरफ हम उत्पाद या प्रोडक्ट को लिखते हैं और बाईं तरफ हम क्रियाकारक या अभिकारकों को लिखते हैं। एक नेक्स्ट जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो है कि इसमें हम पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भी हम लिख सकते हैं। जैसे कार्बन है तो ये सॉलिड स्टेट में होता है तो S, O2 गैस में है तो G, और CO2 गैस है तो इसके नीचे G लिख सकते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने का एक तरीका है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जब भी हम रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप लोग, एक ट्रिक है, यानी जिस तरह से आपको लर्न करनी है। बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में आपसे पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, जिसमें विभिन्न प्रकार की नेम रिएक्शंस दे रखी हैं। कई प्रकार की नेम रिएक्शन हैं जो नाम से पहचानी जाती हैं, उनको आप बार बार लिखेंगे और लर्न करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। देखो, नाम से पता लग रहा है ऊष्माक्षेपी, इसका मतलब इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन, यानी ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और ऊष्माशोषी, इसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा या ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे आपको कि हम 2 रिएक्शंस, एक एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हम किसी भी नेम रिएक्शंस की डेफिनेशन लर्न करते हैं और उसके बाद हम उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। आप पहले कम से कम एक डेफिनेशन उसकी लर्न रखें बहुत ही शॉर्ट में, और उसकी एक रिएक्शन आपको लर्न रखनी है। तो सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूँ? ऊष्माक्षेपी। तो इसकी डेफिनेशन हम याद करेंगे, इसकी परिभाषा हम याद करेंगे। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और इसमें ऊष्मा अभिक्रिया के लास्ट में प्लस का मार्क लगा करके जितनी ऊष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित हुई है उसे हम लिखते हैं। और दूसरी हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो इसकी परिभाषा याद करेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया के अंत में हम माइनस का चिन्ह लगा करके कितनी ऊष्मा का अवशोषण हुआ है उसे लिखते हैं। तो अब हम दोनों के लिए एक अभिक्रिया लिख रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट की बात करूंगा ऊष्माक्षेपी की, तो ऊष्माक्षेपी के लिए हम एक अभिक्रिया लिख रहे हैं। N2 यानी नाइट्रोजन प्लस 3H2, इट मीन्स हाइड्रोजन, और ये बनेगा 2NH3 यानी अमोनिया, प्लस 10.5 किलो कैलोरी एनर्जी प्रति मोल। डियर स्टूडेंट्स, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं तो अमोनिया बनती है। क्या बनती है? अमोनिया। और इसके अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरी हम बात कर रहे हैं ऊष्मा
सोसी अभिक्रिया की। तो इसके लिए भी हम एक डेफिनेशन हमको याद है और इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और वो लेंगे N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2 और इसमें 21.6 किलो कैलोरी एनर्जी प्रति मोल का शोषण होगा। अब इधर देखें, अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है जिसके अंदर 21.6 किलो कैलोरी ऊष्मा का शोषण होता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपको लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो है संयुग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कह सकता हूँ या मैं इसको एडिशन रिएक्शन कह सकता हूँ। देखो नाम से पता लग रहा है डेफिनेशन, क्योंकि सारी रिएक्शन नेम रिएक्शन है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इधर देखें C+O2 इज इक्वल टू CO2, ये कौन सी अभिक्रिया है? संयुग्मन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें दो अभिकारक यानी कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं, ये आपस में जुड़े और कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्पाद इन्होंने बनाया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? संयुग्मन अभिक्रिया। परिभाषा आपको याद हो गई? क्या परिभाषा है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपको लर्न हुआ है C+O2 इज इक्वल टू CO2। तो इस तरह से हम एक एक अभिक्रिया को विद एग्जाम्पल हम लर्न करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल दे रखते हैं हम Mg+O2 तीर का निशान 2MgO। ये मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का फीता होता है जब उसका हम दहन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये मैग्नीशियम रिबन है जब इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 2Mg+O2 ठीक है निशान 2MgO। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन या फीते को हम दहन करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर दो अभिकारक हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और क्या बन रहा है? एक उत्पाद बन रहा है 2MgO। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? संयुग्मन, संयोजन या एडिशन रिएक्शन। दूसरी हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसमें कई बंध टूटते हैं और कई बंध बनते हैं। इसके लिए हम एक अभिक्रिया याद करेंगे CuSO4 प्लस Zn, ठीक है निशान ZnSO4 प्लस Cu। ये डियर स्टूडेंट्स विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब इधर देखें, मैंने बताया आपको ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित कर दिया जाता है। अब इसके अंदर जो Cu है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है और ये Zn जिंक है। तो जिंक के द्वारा किसको विस्थापित कर दिया जाता है? Cu को। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील है किससे? Cu से। तो ये Cu को विस्थापित कर देगा तो क्या बना लेगा? ZnSO4 और Cu लास्ट में चला जाएगा। ये जो अभिक्रिया है ये किसका एग्जाम्पल है? ये है विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। किसकी बात करेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डियर स्टूडेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, या मैं ऐसे कह सकता हूं ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित कर दिया जाता है और नए यौगिकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नए यौगिकों का निर्माण होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम एक अभिक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं। ये इसकी अभिक्रिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से CuSO4 प्लस 2NaOH तीर का निशान CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। इधर देखें CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है ये? कॉपर सल्फेट। और NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और CuOH का उल्टा क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये है सोडियम सल्फेट। क्या है? Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब इधर देखें, इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ है? एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। अब इसके अंदर इधर देखें, ये जो Na है इसका विस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाएगा? Cu के द्वारा। तो ये हो जाएगा CuOH का वोल्टाइज, और ये Na है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? SO4 के साथ। तो Na2SO4। तो दोनों जो अभिकारक हैं उनके बीच परमाणु या परमाणु के समूह या आयनों का आदान प्रदान हुआ है, और इसके अंदर नए यौगिकों का निर्माण हुआ है। क्योंकि पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड था, अब हमारे पास सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड हमको प्राप्त हुआ है। तो इसके अंदर नया यौगिक बना या नहीं बना? बनाया ना नया यौगिक, तो इसीलिए इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो अभिक्रिया बेटा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपघटनीय अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे? अपघटन अभिक्रियाएं। नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों के अंदर टूटता है। अपघटन का मतलब क्या होता है? मैंने पहले बता चुका हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। अपघटन का मतलब है टूटना। सारी नेम रिएक्शन है, नाम को याद रखें पहले। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो इसके अंदर एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। तो ये कई प्रकार का अपघटन होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन। क्या पढ़ेंगे? विद्युत अपघटन। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर विद्युत के द्वारा कोई अभिकारक टूट रहा है दो या दो से अधिक उत्पादों में, तो उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लर्न करेंगे विद्युत अपघटन के लिए, और वो है 2NaCl। यानी अगर सोडियम क्लोराइड के विलयन के अंदर हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये 2Na + Cl2 यानी सोडियम और क्लोरीन के अंदर टूट जाता है। अगर हम NaCl इट मीन सोडियम क्लोराइड, इसके विलयन के अंदर क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये सोडियम प्लस क्लोरीन गैस के अंदर टूट जाता है। तो ये कौन सा अपघटन है? विद्युत अपघटन। क्योंकि किसके कारण हुआ है? विद्युत के कारण। इसमें हुआ क्या है रिएक्शन में? एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है। दूसरा हम पढ़ेंगे तापीय अपघटन। तापीय अपघटन यानी इसमें एक अभिकारक किसके द्वारा टूटेगा? ताप के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा। इसका एक एग्जांपल लेंगे CaCO3। ये किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CaO + CO2 में टूट जाएगा। बताओ लर्न हुआ नहीं हुआ? तापीय अपघटन इसका मतलब एक अभिकारक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और एक इसको क्या करेंगे हम? गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाएगा। और जो तीसरा अपघटन होता है वो होता है डियर स्टूडेंट प्रकाशीय अपघटन। कौन सा अपघटन है? प्रकाशीय अपघटन। नाम से ही पता लग रहा है, यानी किसके द्वारा टूटेगा पदार्थ? प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा टूटेगा? प्रकाश के द्वारा अपघटन की क्रिया होगी, यानी प्रकाश के द्वारा टूटेगा। तो इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल याद रख रहे हैं 2HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर इसको हम प्रकाश देंगे तो ये टूट जाएगा H2 + Br2। तो ये किस में टूट जाएगा? H2 + Br2 में। जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लाइट की प्रेजेंस में ले जाते हैं, प्रकाश में ले जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन और Br2 यानी ब्रोमीन के अंदर टूट जाता है। तो इस प्रकार से आपको नेम रिएक्शन विद सबसे पहले उसकी परिभाषा याद करें और फिर उसका एक एग्जाम्पल लर्न करें। आगे हम बात करते हैं, नेम रिएक्शन ही है इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी, और आप इनको बार बार लिखेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं हमारी वो है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रियाएं, नाम से पता लग रहा है सारी रिएक्शंस के अंदर तीव्र अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जो संपन्न होने में कुछ ही सेकंडों का समय लेती हैं या बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर मैं प्रबल अम्ल और क्षार NaOH ये क्या है? क्षार प्लस HCl ये क्या है? अम्ल। ये प्रबल क्षार है, क्या है ये?
प्रबल क्षार है और ये प्रबल अम्ल है। अगर मैं प्रबल अम्ल और क्षार की क्रिया करवाता हूँ तो लवण प्लस जल बनते हैं। तो NaCl सोडियम क्लोराइड ये क्या है, लवण, और प्लस H2O ये क्या है, जल। क्या बनते हैं, लवण प्लस जल बनते हैं। और ये क्रिया बहुत ही तीव्र गति से, इट मीन्स 10⁻⁻10 सेकंड के अंदर ये पूरी हो जाती है। इस पूरी अभिक्रिया को संपन्न होने में 10⁻⁻10 सेकंड का समय लगता है, इसलिए इसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मंद अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, मंद अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कुछ मिनटों, घंटों से लेकर के कुछ महीनों तक का समय लगता है, उन्हें हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात इनके संपन्न होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इन्हें हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना एक मंद अभिक्रिया है। जब लोहा नमी के और आर्द्रता के संपर्क में रहता है तो एक लंबे समय बाद उस पर जंग लग जाती है, लाल भूरे रंग की, उसे हम जंग कहते हैं, और ये एक मंद अभिक्रिया है। तो एक अभिक्रिया हम यहाँ पे लर्न करेंगे पूरी कंप्लीटली। 4Fe ये आयरन है, जब ये ऑक्सीजन 3O2 एंड 6H2 जल के संपर्क में जाता है तो जंग लग जाती है इस पर। 2Fe2O3.3H2O ये जंग का सूत्र है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, एक मंद अभिक्रिया है जिसको संपन्न होने में कई महीनों का समय लगता है। लर्न करेंगे आप 4Fe 3O2 6H2O और 2Fe2O3.3H2O। डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको हमको संतुलित भी करना पड़ेगा, 2 4 ये कैसे लगाई। तो हम डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं इसको। एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। संतुलित करना एक अलग नियम है। किस तरह के नियम होते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन कार्बन इनकी संख्या को देखते हैं, किस तरह से हम संतुलित करते हैं। एक सीधा तरीका भी है, सिंपली हम ये भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे इधर देखें, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों संपर्क करेंगे यानी क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे, जंग। अब इधर देखें, यहाँ पे जंग का फॉर्मूला अगर आपको आता है 2Fe2O3.3H2O, तो ये फॉर्मूला भी आपको ये कैलकुलेशन 2, 3 और 4 भी आ जाएगी। अब इधर देखें, Fe का यहाँ 2 है तो 2 से 2 का करेंगे तो 4Fe, तो ये 4Fe आ जाएगी। यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूना 6, 3 दूनी 6, तो 6 ऑक्सीजन हो गए, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ 3 लगा देंगे। O2 पहले से था तो 6 ऑक्सीजन हो गए, और H2O कितने हैं, 3, तो 3 दूनी 6 H2O हो गए, तो 6 यहाँ लगा देंगे, 6 यहाँ लगा देंगे, 6 H2O। तो इसको हम बोलते हैं समीकरण को संतुलित करना। ये बाद में आपको एक अलग से क्लास लगाएंगे किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, तो उसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया की। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से क्रिया कराएं, तीव्र अभिक्रिया है, और लोहे पर जंग लगना एक मंद अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ये भी नाम से पता लग रहा है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब है जो दोनों तरफ चलती हैं अभिक्रियाएं, आगे की तरफ भी चलती है, पीछे की तरफ भी चलती है। और अनुत्क्रमणीय जो एक तरफ चलती है, जैसे मैंने कहा C+O2 = CO2, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसके बीच में तीर का निशान लगा हुआ है, यानी मैं कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता हूँ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकता। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय, जो आगे की दिशा में भी चलती हैं और पीछे की दिशा में भी चलती हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे N2+3H2 इरिवर्सिबल, ये दोनों तरफ तीर का निशान लगता है इसमें, और आगे लिख लेंगे 2NH3। अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं तो अमोनिया बनती है, तो मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा के अमोनिया प्राप्त कर सकता हूं, और अमोनिया से दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त कर सकता हूं। तो ये अभिक्रिया दोनों तरफ चल रही है, इसमें रिवर्सिबल का मार्क लगा हुआ है, दोनों तरफ तीर का निशान है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इस तरह से हम नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, और इनको लर्न भी आप लोग करते जाएंगे। डेफिनेशन में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार रिएक्शंस को भी अगर आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको 100% रिएक्शंस भी लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, अम्ल क्षार से क्रिया करता है, अम्ल क्षार के गुण को और क्षार अम्ल के गुण को खत्म कर देता है और लवण प्लस जल बनाता है। तो अगर मैं NaOH, ये प्रबल क्षार है,
प्लस HCl ये प्रबल अम्ल है, इसके रिएक्शन कराऊंगा तो NaCl ये लवण है और प्लस H2O ये जल है, ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है। अगर ये रिएक्शन करेगा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और डियर स्टूडेंट, लास्ट में पढ़ेंगे हम नेम रिएक्शन, वो है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अभिकारक का तो ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन होता है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन की बात कर रहा हूँ तो एक छोटा सा टॉपिक और भी है इस बुक्स के अंदर, जिसमें हम विभिन्न पदार्थों के जुड़ने से, यानी हाइड्रोजन के जुड़ने से निकलने से, ऑक्सीजन के जुड़ने से निकलने से, विद्युत धनी तत्वों के जुड़ने से निकलने से, विद्युत ऋणी तत्वों के जुड़ने से निकलने से ऑक्सीकरण अपचयन होता है। तो विभिन्न वो आगे की बात है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और एक पदार्थ का अपचयन होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, वो है Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। तो ये एक कैसी अभिक्रिया है? ये कैसी अभिक्रिया है? ये है रेडॉक्स रिएक्शन। अब इधर देखें कैसे है, क्योंकि यहाँ Zn है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ Zn में ऑक्सीजन है, ZnSO4, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और यहाँ CuSO4 है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन CuSO4 से क्या बन रहा है? Cu में ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन। कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन। तो ये दोनों मिलाकर के इसमें एक पदार्थ का तो, एक अभिकारक का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और Cu का क्या हो रहा है? अपचयन। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो आज की क्लास में मैंने विभिन्न नेम रिएक्शंस को आपको बताया है, नाम से याद कर सकते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने ऊष्माक्षेपी, सेकंड नंबर पे आप एक पन्ने में लिख लें पूरा, सबसे पहले अभिक्रियाओं को लिख लें और फिर उनकी डेफिनेशन लिखें। सबसे पहले लिखें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, फिर उसकी डेफिनेशन और फिर रिएक्शन, फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसकी डेफिनेशन और रिएक्शन, फिर संयुग्मन अभिक्रिया, उसकी डेफिनेशन और रिएक्शन, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसकी डेफिनेशन और रिएक्शन, फिर अपघटन अभिक्रिया, तापीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युतीय अपघटन, तीनों की डेफिनेशन, एक एक लाइन की डेफिनेशन है उनकी, और फिर रिएक्शन, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसकी डेफिनेशन और रिएक्शन, फिर तीव्र अभिक्रिया, उसकी डेफिनेशन रिएक्शन, फिर मंद अभिक्रिया, उसकी डेफिनेशन और रिएक्शन। और उसके बाद हमने पढ़ी है उदासीनीकरण अभिक्रिया, फिर उसके बाद पढ़ी हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसकी डेफिनेशन रिएक्शन, फिर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसकी डेफिनेशन रिएक्शन, और फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, उसकी डेफिनेशन और रिएक्शन। ये 2.5 नंबर का पोर्शन, 2.5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी में से आएंगे। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट्स से एक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि आप लोग एक पन्ने में सभी अभिक्रियाओं को पहले उनकी डेफिनेशन, अभिक्रिया का नेम लिखें सबसे पहले, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, फिर लिखें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और फिर NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2, इस तरह से अभिक्रिया लिखें। ऐसे ही हम सभी नेम रिएक्शंस को लिखेंगे और उनको लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के बारे में पढ़ाया जाएगा। एंड इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।